चैप्टर 66 शापित स्किल। विपिन बिना पलक झपकाए अपनी स्टेटस विंडो को देखता रहा, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। डिवोर, ये स्किल मानव शरीर के अनुकूल नहीं है और आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। विपिन ने जो कुछ देखा उससे वो इतना हैरान था कि उसे खून की खांसी हो गई। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। ये उसके कोमल दिल के लिए बहुत ज्यादा था। 1 मिनट की खामोशी के बाद, जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया हो, विपिन अचानक चौंका और जोर से चिल्लाया, इसका क्या मतलब है कि मैं इस स्किल का उपयोग नहीं कर सकता? मेरे पास माना है, और जब तक मेरे पास माना है मैं कोई भी स्किल इस्तेमाल कर सकता हूं। इसका मेरे इंसान होने से क्या लेना देना है? मैं स्टेटस विंडो के निर्माता से शिकायत करना चाहता हूं। यह सब गलत है। विपिन ने खुद को शांत करने से पहले कुछ और मिनट तक अपनी बकवास जारी रखी। डिवोर, यह स्किल मानव शरीर के अनुकूल नहीं है और आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि यह स्किल मानव शरीर के लिए सही नहीं है। विपिन ने एक बार फिर नोटिफिकेशन पढ़ा और गहरी सांस ली। उसने अपना फोन निकाला और खोजा कि आदमखोर दानव की डिवोर स्किल कैसे काम करता है। जब उसने पढ़ लिया कि यह स्किल कैसे काम करता है, तो अचानक उसे राहत महसूस हुआ कि वो इस स्किल का उपयोग नहीं कर सकता। आदमखोर दानव किसी भी राक्षस या इंसान को खा सकते हैं और फिर उसे ऊर्जा में बदलकर अपना लेवल बढ़ा सकते हैं। ये आदमखोर दानव की खास क्षमता है, जिससे उनका पाचन सिस्टम इंसानों से अलग होता है। जब कोई आदमखोर दानव किसी राक्षस को खाता है, तो उसका पाचन सिस्टम अपने डिवोर स्किल के साथ काम करता है और उस राक्षस की शक्ति के अनुसार अपने कोर का लेवल बढ़ाता है। यह स्किल प्रभावशाली है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। इस स्किल के कारण जब कोई आदमखोर दानव कुछ खाता है, तो खाने के बाद मिलने वाली ज्यादातर ऊर्जा उसके कोर के लेवल को बढ़ाने में लग जाती है। इस वजह से उन्हें हमेशा भूख लगती रहती है। वो कितना भी खा ले, उनकी भूख शांत नहीं होती और उन्हें हमेशा खाने की जरूरत रहती है। इसलिए कई लोग आदमखोर दानव को शापित राक्षस मानते हैं, जिन्हें कभी शांति नहीं मिलती। इंटरनेट पर एक वीडियो थी, जिसे देखकर विपिन को लगा कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वो खुद को बहुत भाग्यशाली मानने लगा कि वो इस स्किल का उपयोग नहीं कर सकता। वीडियो में एक आदमखोर दानव पिंजरे में फंसा हुआ था। पहले 2 दिनों तक आदमखोर दानव ठीक था और पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब वो पिंजरे से बाहर नहीं आ पाया, तो भूख के कारण उसने खुद को खाना शुरू कर दिया। चौंकाने वाली बात यह थी कि आदमखोर दानव के पास रिजेनरेशन स्किल थी, जिससे उसने जो हिस्सा खाया था वो कुछ समय बाद फिर से रिजेनरेट हो जाएगा और वो उसे फिर से खाएगा। विपिन को यह दृश्य बहुत भयानक लगा। बाद में आदमखोर दानव मर गया क्योंकि वो माना खत्म होने के बाद रिजेनरेशन स्किल का उपयोग नहीं कर सका। वीडियो देखने के बाद विपिन ने अपने कमरे से बाहर भागते हुए 15 मिनट बाद एक एक्सरे के साथ वापस आया। डिवोर स्किल के काम करने का तरीका पढ़ने के बाद विपिन ने जल्दी से एकेडमी के मेडिकल हॉल में जाकर अपनी पाचन सिस्टम की जांच करवाई। हालांकि पहले ही कहा जा चुका था कि वो स्किल का उपयोग नहीं कर सकता, फिर भी उसने सुनिश्चित करना चाहा कि उसके शरीर में कोई गड़बड़ी न हो। अगर मुझे पता होता कि इस स्किल के ऐसे साइड इफेक्ट हैं, तो मैं कभी अपने मोनार्च कोर से आदमखोर दानव के कोर को सोखने की कोशिश नहीं करता। विपिन ने बड़बड़ाया और खुद को भाग्यशाली महसूस किया कि वो इस स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। कौन हमेशा के लिए भूखा महसूस करना चाहेगा? हाँ, ये स्किल अच्छा है और इससे मुझे अपनी प्रगति तेज करने में मदद मिल सकती है, लेकिन मैं हमेशा भूखा नहीं रहना चाहता। ये उसके लिए एक सजा जैसा होता। मैंने सोचा था कि इस स्किल से मुझे कोर की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ अपने कोर के जरिए ही सुधार कर सकता हूं। विपिन ने गहरी सांस ली और अपने सिर की हिलाया। जिन कोर की उसे जरूरत थी, उनके बारे में सोचकर ही उसका सिर दर्द करने लगा। अपने मोनार्क कोर को बेहतर बनाने के लिए उसे 100 से ज्यादा सी रैंक कोर चाहिए थे। फिर प्राइम कोर के लेवल को बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा कोर चाहिए होंगे। विपिन सोच भी नहीं सकता था कि इतने सारे कोर इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा। वो जानता था कि वो जल्दबाजी कर रहा है। कुल मिलाकर उसे अपना मोनार्च कोर मिले 1 महीना भी नहीं हुआ था और वो पहले से ही डी रैंक पर पहुंच चुका था। एफ रैंक से डी रैंक तक पहुंचने में उसे 1 महीने से भी कम समय लगा, जबकि बाकी हंटर इस लेवल तक पहुंचने में सालों लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें संतुलन बनाए रखने की जरूरत होती है। लेकिन विपिन को ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि उसे एक साधारण हंटर से 2 गुना ज्यादा कोर की जरूरत होती है, फिर भी वो उनसे तेजी से आगे बढ़ सकता था। मुझे अब कुछ समय आराम करना चाहिए। पहले सी रैंक तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। शायद मेरी जॉब क्लास की मदद से मैं ऊपरी रैंक के राक्षसों का शिकार आसानी से कर पाऊंगा
और तेजी से आगे बढ़ सकूंगा, विपिन ने कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह शापित स्किल सच में एक शाप होगा, विपिन ने नाराजगी से कहा और जो हुआ था उसे भूलने की कोशिश की। लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया और वो तुरंत खड़ा हो गया। कैसे? विपिन ने हैरान होकर कहा और फिर उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई। मैं इसे कैसे भूल सकता था? मैं सच में मूर्ख हूं। डिवोर, यह स्किल मानव शरीर के अनुकूल नहीं है और आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। विपिन ने एक बार फिर से स्किल को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। हालांकि मैं अभी इस स्किल का उपयोग नहीं कर सकता हूं, फिर भी मैं कोशिश कर सकता हूं। चैप्टर 67 अनंत रात। विपिन अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने कमरे से बाहर निकला और एकेडमी की ट्रेनिंग सुविधाओं की ओर चल पड़ा। डिवोर्स स्किल के परिणाम देखकर वो थोड़ा निराश था, लेकिन उसे एक ऐसा तरीका मिल गया था जो इस स्किल की समस्या को सुलझा सकता था और उसे इसका उपयोग करने का मौका दे सकता था। हालांकि इस तरीके को आजमाने में वक्त लगेगा, लेकिन विपिन जल्दबाजी में नहीं था। उसे यकीन था कि यह तरीका जरूर काम करेगा। कल उसे वाणी के साथ जाना था, इसलिए उसने सोचा कि वो वीआर कमरे में बचे हुए समय का इस्तेमाल कर ले। विपिन वीआर रूम की सुविधा में पहुंचा और अपने हंटर कार्ड का उपयोग करके एक खाली कमरे में गया। उसके पास अभी भी वीआर रूम में लगभग 2 घंटे का समय बचा था। इन दिनों में विपिन ने अपने लड़ने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए कई सी रैंक के हंटर्स के साथ लड़ाई की और अपने स्किल को काफी निखार लिया था। पहले कुछ दिनों की तरह वो केवल अपनी शारीरिक ताकत से ही लड़ रहा था, लेकिन 2 दिन पहले उसने अपने स्किल का उपयोग करना शुरू किया ताकि वो उन्हें और भी अच्छे से समझ सके। और उसे हैरानी हुई कि उसकी डायमेंशन शैडो बुलेट स्किल उसकी पुरानी शैडो बुलेट स्किल से काफी अलग है। डायमेंशन बुलेट, यह स्किल आपको 20 मीटर के दायरे में सभी परछाई का उपयोग एक माध्यम के रूप में करके एक बार में 5 शैडो बुलेट तक चलाने की अनुमति देता है। शैडो बुलेट की ताकत उस माना पर निर्भर करता है जिसे आप बुलेट बनाने में प्रयोग कर रहे हैं। 5% संभावना है कि शैडो बुलेट से मारे जाने पर दुश्मन 3 सेकंड के लिए अंधा हो सकता है। पहले जब विपिन शैडो बुलेट को शूट करता था तो वो उसे बाद में कंट्रोल नहीं कर पाता था, लेकिन डायमेंशन शैडो निडल स्किल के साथ मिक्स करने के बाद अब वो शैडो बुलेट को हवा में डायरेक्शन बदलने में सफल था, लेकिन बुलेट 20 मीटर के अंदर में ही हो। इसके अलावा अगर उसके आसपास कोई परछाई नहीं है तो भी वो बुलेट वैसे ही चला सकता है जैसे पहले शैडो बुलेट चलाता था, क्योंकि वो एक बार में 5 बुलेट चला सकता है, लेकिन उनमें से केवल 3 बुलेट को ही कंट्रोल कर सकता है। एक साथ 5 बुलेटों पर ध्यान देना और उन्हें कंट्रोल करना विपिन के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा था। जब विपिन को पूरी तरह समझ आ गया कि डायमेंशन शैडो बुलेट स्किल कैसे काम करता है, तो वो बिना ज्यादा मेहनत किए ही आसानी से सी रैंक के हंटर्स को हरा सकता था। आज विपिन एक बार फिर अपने स्किल का इस्तेमाल करके लड़ने का सोच रहा था, लेकिन इस बार सी रैंक के हंटर से लड़ने के बजाय उसने C+ रैंक के हंटर से लड़ने का फैसला किया। क्योंकि आइस वर्ल्ड एक C+ रैंक का डंजन होने वाला था, इसलिए वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वो इस रैंक के हंटर्स के खिलाफ लड़ने में सफल होगा। कृपया कठिनाई का चयन करें। F रैंक, E रैंक, D रैंक, C रैंक, B रैंक। विपिन ने हमेशा की तरह C रैंक को सिलेक्ट किया था और उसके सामने एक और स्क्रीन आ गई, C रैंक या C+ रैंक। लेकिन इस बार विपिन ने C रैंक के बजाय C+ रैंक चुना। कृपया इंतजार करें, आपका प्रतियोगी खोजा जा रहा है। प्रतियोगी का मिलान करने में ज्यादा समय नहीं लगा। आप स्पैरिंग एरिना में जा रहे हैं। गुड लक शैडो मोनार्क। विपिन के चारों ओर का माहौल धुंधला हो गया और उसने खुद को एक घास के मैदान में खड़ा पाया जहां चारों ओर कुछ पेड़ भी थे। विपिन के सामने सफेद रोशनी चमकी और एक आदमी जो अपने 30वें दशक के मध्य में लग रहा था उसके सामने प्रकट हुआ। आदमी ने विपिन की तरह ही काले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसका चेहरा खुला था। वो अपने दोनों हाथों में खंजर थामे हुए था और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। डेथ लॉर्ड, 83 जीत, 19 हार। ये तो किसी हत्यारे जैसा लग रहा है, विपिन ने सोचा जब उसने डेथ लॉर्ड की शक्ल और उसके खंजर देखे। जिस तरह विपिन उसे देख रहा था वैसे ही डेथ लॉर्ड ने भी विपिन को देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। शैडो मोनार्क, 46 जीत, 0 हार। तुम वो बेशर्म काले स्केलेटन हो, डेथ लॉर्ड ने गुस्से में चिल्लाया और विपिन को तुच्छ भाव से देखा। विपिन ने उसकी बात सुनकर आंखें घुमाई, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? आदमी ने फिर कहा, मैंने कई C रैंक के हंटर्स को तुम्हारे बारे में शिकायत करते देखा है। कहते हैं तुम C+ रैंक के हो,
पर कम कठिनाई लेवल का प्रयोग कर सी रैंक के हंटर्स को परेशान करते हो। क्या तुम्हारी बकवास खत्म हो गई? विपिन ने कहा, क्योंकि वो बेवकूफों के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। अगर तुम्हें परेशानी है तो जाओ उनसे बदला ले लो। यही तो मैं करने वाला हूं। मैंने तुम्हारी एक लड़ाई देखी है और मुझे यकीन है कि तुम C+ रैंक के हो, और इस रैंक में मैं सबसे मजबूत हूं, डेथ लॉर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। विपिन ने उसकी बात सुनकर एक भौं उठाई, लेकिन जल्द ही वो अपने मास्क के पीछे मुस्कुराने लगा। प्रतियोगी जितना मजबूत होगा उसे हराने में उतना ही मजा आएगा। क्या तुम अपनी पहली हार के लिए तैयार हो? डेथ लॉर्ड ने कहा और अपनी लड़ाई की दशा में आ गया। विपिन ने सिर्फ सिर हिलाया और तैयार हो गया। जैसे ही उल्टी गिनती शुरू हुई, डेथ लॉर्ड ने सोचा, मैं इसे अपने सबसे ताकतवर स्किल से 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा। उसकी आंखों में काली रोशनी चमक उठी। 3, 2, 1 स्टार्ट। अनंत रात, डेथ लॉर्ड चिल्लाया और उसके शरीर से एक काली आभा निकली जिसने 100 मीटर की जगह को कवर कर लिया। विपिन भी काली आभा में समा गया, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता। अब जब तुम अनंत रात में हो, देखते हैं जब मैं तुम्हारी गर्दन काटूंगा तो तुम कैसी प्रतिक्रिया करोगे। चैप्टर 68 डेथ लॉर्ड। अनंत रात एक ऐसा स्किल है जो जादूगर के आसपास के 100 मीटर की जगह को रात में बदल देता है। अनंत रात्रि की जगह में आपका प्रतिद्वंद्वी 10 सेकंड तक कुछ भी देख, सुन या महसूस नहीं कर पाएगा। डेथ लॉर्ड को पूरा भरोसा था कि इस स्किल का उपयोग करके वो बिना किसी समस्या के विपिन को हराने में सफल होगा। यहां तक कि B रैंक के हंटर्स भी अनंत रात में फंसने पर प्रभावित होते हैं। डेथ लॉर्ड ने देखा कि 1 सेकंड से भी कम समय में 100 मीटर के क्षेत्र को कवर करने वाली काली आभा ने विपिन को अपने अंदर कर लिया। क्योंकि उसके पास केवल 10 सेकंड थे, इसलिए डेथ लॉर्ड ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और विपिन की ओर दौड़ा, जो बिना सिर वाले मुर्गे की तरह इधर उधर देख रहा था। डेथ लॉर्ड ने मुस्कुराते हुए देखा कि विपिन किस तरह से अजीब हरकतें कर रहा था। तुमने उन कमजोर सी रैंक के हंटर्स को हराने में बहुत अच्छा समय बिताया। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करते हो जो तुम्हारे समान लेवल का है तो क्या होता है। डेथ लॉर्ड ने सोचा और विपिन के पीछे आ गया। जब उसके खंजर विपिन की गर्दन को काटने ही वाले थे तो विपिन ने अपने मुखौटे के पीछे एक चालाक मुस्कान बनाई। डेथ लॉर्ड के चेहरे के भाव बदल गए जब विपिन, जो पहले असहाय दिख रहा था, अचानक एक शैडो में बदल गया और अपनी जगह से गायब हो गया। गर्दन काटने के बजाय उसके खंजर केवल हवा में ही रह गए। डेथ लॉर्ड ने कभी नहीं सोचा था कि विपिन उसके हमले से बच पाएगा, क्योंकि उसे यकीन था कि विपिन अनंत रात के प्रभाव में कुछ भी नहीं देख पाएगा। विपिन ने जिस तरह अचानक उसके हमले को टाला था, उससे डेथ लॉर्ड अपना संतुलन खो बैठा। इससे पहले कि डेथ लॉर्ड अपना संतुलन वापस पा पाता, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके सिर पर उंगली रख रहा है। डेथ लॉर्ड ने विपिन की आवाज सुनी और एक गोली उसके सिर में जा लगी। डेथ लॉर्ड का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा और अचानक हुई इस घटना से उसकी आंखें चौड़ी हो गई। कैसे? डेथ लॉर्ड ने सोचा, क्योंकि उसका आधा शरीर पहले ही अखाड़े से गायब हो चुका था। वो अभी कुछ पल पहले ही खुद को सबसे ऊपर समझ रहा था। विपिन, जो उसकी अनंत रात के अंदर था, उसके हमले से कैसे बच गया? उसने खुद देखा था कि वो आदमी बिना सिर वाले मुर्गे की तरह इधर उधर देख रहा था। ये कैसे मुमकिन है? रुको! अचानक डेथ लॉर्ड के मन में एक ख्याल आया और उसकी आंखें, जो लगभग गायब हो चुकी थी, और भी बड़ी हो गई। क्या यह हो सकता है कि वो आदमी अनंत रात से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था और ऐसा सिर्फ मुझे चौंकाने के लिए कर रहा था? लेकिन एक C+ रैंक का हंटर अनंत रात के प्रभाव का विरोध कैसे कर सकता है? डेथ लॉर्ड ने सोचा और फिर उसे एक और बात समझ आई। उस आदमी ने कभी नहीं कहा कि वो C+ रैंक का हंटर है। डेथ लॉर्ड ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए जब उसे आखिरकार सच्चाई समझ आई। वो भी रैंक का हंटर है और शुरू से ही मेरे साथ खेल रहा था। विपिन ने अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसने डेथ लॉर्ड को एरेना से गायब होते देखा। असल में विपिन भी रैंक का हंटर नहीं था जैसा कि डेथ लॉर्ड सोच रहा था। वो अभी भी D रैंक का हंटर ही है। विपिन ने बड़बड़ाते हुए कहा, अनंत रात, और हंस पड़ा। जब डेथ लॉर्ड ने अनंत रात का इस्तेमाल किया और विपिन काली आभा से घिर गया तो उसने महसूस किया कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई है, उसकी सुनने की शक्ति गायब हो गई और उसकी बाकी इंद्रियां जैसे स्पर्श और स्मेल भी कमजोर हो गई। लेकिन 1 सेकंड बाद, जबकि उसकी बाकी इंद्रियां कमजोर ही रही थी, तभी उसकी दृष्टि वापस साधारण हो गई और वो सब कुछ ठीक से देख पा रहा था। विपिन कुछ पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि जब से उसने मोनार्च कोर प्राप्त किया था,
वो अंधेरे में बिना किसी परेशानी के देख सकता है। पहले तो उसने सोचा कि ये नाइट विजन जैसा ही है, लेकिन जब उसने देखा कि अनंत रात जैसी स्किल भी उसकी दृष्टि को प्रभावित नहीं कर सकती, तो विपिन को लगा कि उसकी दृष्टि नाइट विजन से भी अच्छी है। दृष्टि वापस पाने के बाद भी विपिन ने ऐसे नाटक किया जैसे वो कुछ भी नहीं देख या सुन सकता है और अनंत रात से प्रभावित था। जब डेथ लॉर्ड आखिरकार उसके पास आया तो उसने हमले से बचने के लिए शैडो वॉक का इस्तेमाल किया और शैडो बुलेट से उसे तुरंत हरा दिया। मैंने सोचा था कि मैं C+ रैंक के हंटर के खिलाफ एक अच्छी लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी ऐसे बेवकूफ से मिलूंगा जो खुद को मेरे सामने परोस देगा। विपिन ने बड़बड़ाया। वो एक नए प्रतियोगी की तलाश करने ही वाला था कि तभी उसकी आंखों के सामने एक संदेश आया। आपको एक इनविटेशन प्राप्त हुआ है। संदेश देखकर विपिन ने भौहें उठाई और जांच की कि उसे किसने इनविटेशन भेजा है। लेकिन जब उसने देखा कि इनविटेशन किसने भेजा है तो उसका चेहरा अजीब हो गया। डेथ लॉर्ड, ये बंदा मुझसे क्या चाहता है? विपिन ने सोचा और कुछ पल सोचने के बाद उसने इनविटेशन स्वीकार कर लिया। जैसे ही विपिन ने इनविटेशन स्वीकार किया, उसके सामने एक और संदेश आया। आपका मित्र डेथ लॉर्ड आपको मैच के लिए चुनौती दे रहा है, स्वीकार या अस्वीकार। तो यह आदमी मुझे फिर से चुनौती देना चाहता है। विपिन ने बड़बड़ाते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। वो डेथ लॉर्ड की असली ताकत भी देखना चाहता था, क्योंकि उसने कहा था कि वो काफी शक्तिशाली है। विपिन जानता था कि उसने पिछला मैच इसलिए जीता था क्योंकि उसने उसे चौंका दिया था। अगर डेथ लॉर्ड ने अनंत रात के बजाय किसी दूसरी स्किल का प्रयोग किया होता तो जीतना इतना आसान नहीं होता। जैसे ही विपिन ने चुनौती स्वीकार की, उसके सामने एक सफेद रोशनी चमकी और डेथ लॉर्ड एक बार फिर दिखाई दिया। चैप्टर 69 डेथ लॉर्ड पार्ट 2। तुम कमीने हो, तुम भी रैंक के हंटर हो, डेथ लॉर्ड ने चिल्लाते हुए कहा जैसे ही वो सामने आया और विपिन को देखा। विपिन थोड़ा हैरान रह गया जब उसने डेथ लॉर्ड की चिल्लाहट सुनी और उसके चेहरे पर एक उलझन भरा भाव आ गया। बी रैंक का हंटर? विपिन ने सोचा और अपने पीछे देखा कि शायद कोई बी रैंक का हंटर खड़ा हो, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? विपिन ने डेथ लॉर्ड से पूछा जब उसने देखा कि उसके पीछे कोई नहीं है। यहां सिर्फ हम दोनों ही हैं, तो जाहिर है कि मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं। विपिन पूरी तरह से चौंक गया था और उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। वो सिर्फ एक डी रैंक का हंटर है और पहले ही उसे ये सुन सुनकर सिरदर्द हो गया था कि वीआर में लोग उसे C+ रैंक का हंटर कह रहे थे, जो C रैंक के हंटर्स को परेशान कर रहा था। जैसे कि ये काफी नहीं था, अब ये आदमी उसे बी रैंक का हंटर कह रहा था। सुनो, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे बी रैंक का हंटर क्यों कह रहे हो, और सच कहूं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए मैं C+ रैंक का हंटर हूं। अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो लड़ो, अगर नहीं तो यहां से चले जाओ। मेरे पास तुम्हारे साथ बकवास करने का समय नहीं है, विपिन ने कहा और अपनी लड़ाई की मुद्रा में आ गया। विपिन ने खुद को C+ रैंक का हंटर इसलिए कहा क्योंकि उसे पता था कि अगर वो कहता कि वो डी रैंक का हंटर है तो डेथ लॉर्ड कभी उस पर भरोसा नहीं करेगा। तुम C+ रैंक के हंटर हो? विपिन की बात सुनकर डेथ लॉर्ड ने तंज कसा। C+ रैंक का हंटर अनंत रात के प्रभाव से नहीं बच सकता। विपिन ने कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई और बस अपनी सेटिंग्स खोली और डेथ लॉर्ड को म्यूट कर दिया। डेथ लॉर्ड, जो विपिन पर गुस्सा निकालने वाला था, को अचानक सूचना मिली कि उसके प्रतियोगी ने उसे म्यूट कर दिया है। ये देखते ही डेथ लॉर्ड ने अपने दांत भींच लिए। उसने विपिन को सिर्फ अपने गुस्से को निकालने के लिए चुनौती दी थी, लेकिन वो भूल गया कि उसका प्रतियोगी उसे म्यूट भी कर सकता है। 10, 9, 8, 7, 6। विपिन द्वारा फोर्स मैच फंक्शन का उपयोग करने पर डेथ लॉर्ड के सामने उल्टी गिनती शुरू हो गई। यदि कोई प्रतियोगी 1 मिनट से अधिक समय तक एरिना में है और मैच में देरी कर रहा है तो आप इस फंक्शन का उपयोग करके मैच शुरू कर सकते हैं। डेथ लॉर्ड ने गहरी सांस ली और विपिन को शांत भाव से देखा। मुझे पता है कि मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा क्योंकि वो बी रैंक का हंटर है, लेकिन मैं इस मैच के खत्म होने से कम उसे एक अच्छा मुक्का मारना चाहता हूं, डेथ लॉर्ड ने सोचा, जबकि उल्टी गिनती 0 पर पहुंची और मैच शुरू हो गया। जैसे ही मैच शुरू हुआ, विपिन ने घास के मैदान पर अपने पैर जमाए और स्पीड स्किल का इस्तेमाल करते हुए डेथ लॉर्ड की ओर दौड़ा। विपिन की ताकत इतनी थी कि उसके पैरों के नीचे की जमीन टूट गई और वहां एक छोटा गड्ढा बन गया। डेथ लॉर्ड ने विपिन को अपनी ओर आते देखा, लेकिन वो चौंक गया जब उसने देखा कि वो अभी भी विपिन पर नजर रख सकता है। हालांकि विपिन तेज था, लेकिन उसकी गति अभी भी C+ रैंक के हंटर की सीमा के अंदर थी।
डेथ लॉर्ड हैरान हुआ जब उसने देखा कि विपिन C+ रैंक के हंटर की गाती का उपयोग कर रहा था, लेकिन वो चुप नहीं बैठा और अपनी स्किल का इस्तेमाल किया। फैंटम क्लोन डेथ लॉर्ड ने अपनी क्लास स्किल्स में से एक और का प्रयोग किया। जैसे ही डेथ लॉर्ड ने अपनी स्किल का उपयोग किया, विपिन उसके सामने आ गया और उसकी ओर एक जोरदार मुक्का फेंका। मुक्का सीधे डेथ लॉर्ड के चेहरे पर लगा, लेकिन विपिन हैरान रह गया जब उसकी मुट्ठी डेथ लॉर्ड के शरीर से होकर गुजर गई। अगले ही पल डेथ लॉर्ड का शरीर काले धुएं में बदल गया और गायब हो गया। विपिन को कुछ महसूस हुआ। उसने दाईं ओर देखा और पाया कि डेथ लॉर्ड उससे 10 मीटर दूर खड़ा था। विपिन को समझ में नहीं आया कि डेथ लॉर्ड ने कौन सा स्किल का प्रयोग किया था, लेकिन जैसे ही वो फिर से उसकी ओर बढ़ने वाला था, उसने अपनी बाईं ओर देखा और वहां एक और डेथ लॉर्ड खड़ा पाया। विपिन ने अपने पीछे देखा और एक और डेथ लॉर्ड को देखा। अब कुल 3 थे और वे सभी एक जैसे दिख रहे थे। विपिन ने तीनों को देखा, लेकिन वो घबराया नहीं। उसने सभी के लिए एक एक करके 3 शैडो बुलेट शूट किए। लेकिन विपिन को हैरानी हुई जब तीनों क्लोन एक साथ आगे बढ़कर बुलेट से बच निकले। हालांकि विपिन ने देखा कि वे बुलेट से बच सकते हैं। उसने बस मुस्कुराया और शैडो बुलेट को कंट्रोल किया। अचानक तीनों शैडो बुलेट ने हवा में दिशा बदल दी और एक बार फिर से तीनों डेथ लॉर्ड्स की ओर बढ़ी, जिन्होंने बुलेट से बचने की कोशिश की। इस बार केवल एक ही बच सका और बाकी 2 नकली डेथ लॉर्ड्स शैडो बुलेट से नष्ट हो गए। डेथ लॉर्ड ने कुछ चिल्लाया, लेकिन चूंकि विपिन ने उसे म्यूट कर दिया था, इसलिए उसने कुछ नहीं सुना। जब असली डेथ लॉर्ड ने देखा कि उसके क्लोन नष्ट हो गए हैं, तो उसने गुस्से में बुलेट को देखा जो होमिंग मिसाइल की तरह उसका पीछा कर रही थी। यह कैसा स्किल है? डेथ लॉर्ड ने गुस्से में कहा और खंजर उठाया। उसके खंजर के चारों ओर एक काली चमक उठी और उसने आने वाली बुलेट की तरफ वार किया। फ्यूरी स्लैश डेथ लॉर्ड ने बड़बड़ाया और उसका खंजर बुलेट से टकराया। एक छोटा विस्फोट हुआ और डेथ लॉर्ड पीछे की ओर फिसल गया। कहीं ये तुम्हारी पूरी ताकत तो नहीं है? अचानक डेथ लॉर्ड ने अपने पीछे से विपिन की आवाज सुनी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। जब डेथ लॉर्ड बुलेट से निपट रहा था, विपिन ने अपने शैडो वॉक स्किल का प्रयोग करके उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। डेथ लॉर्ड ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन एक पागल बैल की तरह विपिन का घूंसा उसकी ओर आ रहा था। डेथ लॉर्ड जानता था कि अब बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उसने केवल अपने खंजरों से घूंसे के प्रभाव को रोकने की कोशिश की। शक्तिशाली प्रहार से डेथ लॉर्ड हवा में उड़ गया और जमीन पर गिरने की आवाज गूंज उठी। उसने महसूस किया कि उसके हाथ, जो खंजर पकड़े हुए थे, कांप रहे थे और खंजर उसके हाथ से गिरने वाला था। वो 10 मीटर दूर जा गिरा और दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में फैल गई। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो डेथ लॉर्ड ने महसूस की वह ये थी, यह आदमी सिर्फ C+ रैंक के हंटर की ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। चैप्टर 70 शैडो बुलेट। डेथ लॉर्ड, जो अभी 10 मीटर दूर गिरा था, उसको अचानक खतरे का एहसास हुआ और उसने देखा कि एक और शैडो बुलेट उसकी ओर आ रही है। कमीने, उसने गुस्से में कहा जब उसने बुलेट को देखा और उसका शरीर काली रोशनी से चमक उठा। जब शैडो बुलेट उसे लगने ही वाली थी, तो वो अचानक गायब हो गया जहां वो कुछ पल पहले गिरा था। शैडो बुलेट जमीन पर लगी और एक गहरा गड्ढा बन गया। डेथ लॉर्ड के अचानक गायब होने पर विपिन ने सावधानी से चारों ओर देखा। उसने अपनी सेंसर्स को सभी दिशाओं में फैला दिया, लेकिन उसे डेथ लॉर्ड का कोई संकेत नहीं मिला। डेथ लॉर्ड, जो अपनी अदृश्य स्किल का इस्तेमाल कर रहा था, विपिन से सिर्फ 10 मीटर दूर खड़ा था और हमला करने वाला था। लेकिन विपिन की अगली चाल ने उसे चौंका दिया। विपिन ने डायमेंशन शैडो बुलेट का इस्तेमाल किया और 3 बुलेट चलाई। फिर उसने इन 3 बुलेट्स को अपने चारों ओर 3 मीटर के अंदर में घूमने के लिए कंट्रोल किया। एक बुलेट उसके सिर के ऊपर, एक उसकी कमर के पास पर और एक उसकी पैर के पास घूम रही थी। यह क्या है? डेथ लॉर्ड चौंक गया और उसने देखा कि 3 बुलेट इधर उधर घूम रही थी। वो अपनी अदृश्य स्किल का उपयोग करके चुपके से हमला करने की योजना बना रहा था, लेकिन अब वो इन बुलेट से आगे नहीं बढ़ सकता था। यदि उसने हमला किया तो वो निश्चित रूप से बुलेट से मारा जाएगा। उसके पास कोई लॉन्ग डिस्टेंस का हमला नहीं था। वो क्या कर सकता है? डेथ लॉर्ड ने अपने खंजरों को देखा और विपिन के करीब जाकर उन पर फेंकने के बारे में सोचा, लेकिन विपिन की स्पीड को ध्यान में रखते हुए उसे यकीन था कि वो उस हमले से बच सकता है। जब डेथ लॉर्ड सोच रहा था, विपिन उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो इन 3 बुलेट को लंबे समय तक कंट्रोल नहीं कर सकता था। एक ही समय में लगातार 3 बुलेट को कंट्रोल करना उसके दिमाग पर भारी पड़ता है
और इसके लिए उसे माना का भी उपयोग करना पड़ता है। विपिन को उम्मीद थी कि डेथ लॉर्ड उसे गायब होने के लिए जो भी स्किल इस्तेमाल कर रहा था उसका प्रभाव जल्दी खत्म हो जाएगा, इससे पहले कि उसका माना खत्म हो जाए। जैसे जैसे समय बीत रहा था, डेथ लॉर्ड बेचैन हो रहा था, क्योंकि उसकी अदृश्य केवल 30 सेकंड तक चलती थी। जब 20 सेकंड बीत गए तो डेथ लॉर्ड ने खुद को रोक नहीं पाया और विपिन पर हमला करने का फैसला किया। वो बहुत दुखी था, क्योंकि उसका सबसे अच्छा स्किल अनंत रात, जो उसे एक फायदा देता था, वो विपिन के खिलाफ बेकार थी। लेकिन इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं था, और डेथ लॉर्ड भी जानता था। उसने गहरी सांस ली और अपनी पूरी गति का उपयोग करते हुए विपिन की एक और बुलेट चलाई। डेथ लॉर्ड ने भागते समय अपने शरीर को नीचे झुकाया ताकि वो उस बुलेट से बच सके जो विपिन के सिर के पास तेजी से घूम रही थी। उसे परवाह नहीं थी कि दूसरी बुलेट्स उसकी कमर और पैर के पास घूम रही थी। वो बस उस बुलेट से बचना चाहता था जो उसके सिर को भेद सकती थी, जिससे तुरंत उसकी मौत हो जाएगी। उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसे पता था कि भले ही वो नहीं मरेगा, लेकिन वो बुलेट्स उसे बहुत दर्द देंगी। लेकिन वो दर्द सहने के लिए तैयार था। वो उस बेशर्म स्केलेटन को हर हाल में हराना चाहता था। उसे यकीन था कि अगर वो अच्छे से हमला कर पाता है और विपिन का गला काट देता है तो वो मैच जीत जाएगा। मैच की शुरुआत में वो केवल विपिन को एक मुक्का मारना चाहता था, लेकिन अब उसने तय किया कि वो मैच जीतना चाहता है, क्योंकि विपिन ने अभी तक बी रैंक के हंटर की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। डेथ लॉर्ड जब 3 मीटर दूर था तो कमर के ऊपर घूमती हुई बुलेट उसे लगी। उसने एक भयानक दर्द महसूस किया और उसकी गायब होने की स्किल भी खत्म हो गई, लेकिन उसकी आंखों का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। अचानक कुछ ही समय में उसे अपने पैर की जगह में भी दर्द महसूस हुआ और उसकी आंखें काली हो गई। डेथ लॉर्ड कुछ न देख पाने के कारण अपना संतुलन खो बैठा और भागते समय मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही शैडो बुलेट ने डेथ लॉर्ड को घायल किया, विपिन ने पलटा और देखा कि काले कपड़े पहने एक व्यक्ति उसकी दिशा में मुंह के बल जमीन पर फिसल रहा है। डेथ लॉर्ड का चेहरा जमीन से रगड़ खा रहा था, जिससे विपिन के चेहरे पर दर्द की झलक आ गई। ये किस तरह का दर्दनाक छवि है? विपिन ने सोचा और डेथ लॉर्ड को अजीब तरह से देखा, जो दर्द से चिल्ला रहा था और उसका शरीर बेतरतीब ढंग से हिल रहा था। विपिन को नहीं पता था कि डेथ लॉर्ड को दूसरी शैडो बुलेट लगी थी, जो उसे 3 सेकंड के लिए अंधा कर देती है, जिसने डेथ लॉर्ड का संतुलन बिगाड़ दिया था। क्या उसे दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे शैडो बुलेट लगी है? विपिन ने सोचा और उसे सही लगा। उसने निर्णय किया कि मैच जल्दी खत्म करना सबसे अच्छा रहेगा, ताकि डेथ लॉर्ड को और दर्द ना हो। विपिन ने अपनी उंगली डेथ लॉर्ड की ओर की और एक शैडो बुलेट सीधे उसके सिर में मारी। डेथ लॉर्ड का हिलता हुआ शरीर जल्द ही गायब हो गया और वो एरेना से बाहर चला गया। डेथ लॉर्ड विपिन को कोस रहा था और पूछ रहा था कि उसकी आंखें अचानक काली क्यों हो गई, लेकिन विपिन ने उसे म्यूट कर दिया था, इसलिए उसने कुछ नहीं सुना और एक दूसरे C+ रैंक हंटर के खिलाफ अगला मैच शुरू कर दिया। विपिन अपने चेहरे पर संतुष्टि के साथ VR रूम से बाहर आया। VR रूम में उसके 2 घंटे पूरे हो चुके थे, इसलिए वो बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ डेथ लॉर्ड दूसरी बार हारने के बाद उसने फिर से विपिन को चुनौती दी, लेकिन विपिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी चुनौती को ठुकरा दिया। चैप्टर 71 500 क्रेडिट की मछली। विपिन अलग अलग C+ रैंक के हंटर से लड़ना चाहता था, ताकि वो खुद को बेहतर बना सके, न कि अपनी जीत की लय बनाए रखने या किसी और चीज के लिए। डेथ लॉर्ड की चुनौती को अस्वीकार करने के बाद विपिन ने 3 और C+ रैंक के हंटर्स के खिलाफ मुकाबला किया। भले ही उसने तीनों लड़ाइयां जीती, लेकिन वे तीनों लड़ाइयां डेथ लॉर्ड के मुकाबले कहीं ज्यादा कठिन थी। विपिन को तो यहां तक लगा कि डेथ लॉर्ड शायद नकली C+ रैंक का हंटर था। निश्चित रूप से डेथ लॉर्ड नकली C+ रैंक का हंटर नहीं था, बस उसकी खास स्किल विपिन के खिलाफ बेकार थी। अगर डेथ लॉर्ड दूसरे C+ रैंक के हंटर से लड़ता तो उसका अनंत रात स्किल अधिक कुशल होता और उसे जीतने का अधिक मौका मिलता। लेकिन मुझे वास्तव में एक डिफेंडिंग स्किल की जरूरत है, विपिन ने बड़बड़ाया और अपनी ठुड्डी को सहलाया। अपनी लड़ाइयों के दौरान उसे फिर से महसूस हुआ कि उसके पास डिफेंड स्किल की कमी है। उसके पास हमले के लिए डायमेंशन शैडो बुलेट, गति के लिए स्पीड और भागने के लिए शैडो वॉक है, लेकिन कोई भी डिफेंस स्किल नहीं है। कल मैं वाणी के साथ आइस वर्ल्ड के डंजन में जा रहा हूं। वहां आइस टाइप के बहुत राक्षस होंगे। शायद मुझे उनमें कोई अच्छा डिफेंड आइस टाइप का राक्षस मिल जाए और वो उनके कोर को सोख के वो स्किल हासिल कर सके। विपिन ने बड़बड़ाया और अपने कमरे में पहुंच गया। कमरे में पहुंचने के बाद
विपिन ने देर तक नहाया क्योंकि 2 घंटे तक वीआर में रहने के बाद वो पसीने से भीगा हुआ था। 30 मिनट के बाद विपिन बाथरूम से बाहर आया। उसकी कमर पर केवल एक तौलिया लिपटा हुआ था। बाथरूम से बाहर आने के बाद विपिन कमरे के छोटे से किचन एरिया की ओर चला गया, जिसका वह अपने जीवन में ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि ज्यादातर समय वो सिर्फ कप नूडल्स ही खाता था। लेकिन आज कुछ अलग था। क्योंकि उसने अच्छा पैसा कमाया था, तो अब वो कप नूडल्स नहीं खाएगा। आज उसने आदमखोर दानव का कोर्स सोखने से पहले कुछ पोषण और दूसरी जरूरी चीजें खरीदी थी, जो शायद डंजन में उसके काम आ सकती है। उसने एक अदृश्य औषधि भी खरीदने की कोशिश की, क्योंकि वो उससे कुछ अलग कप नूडल्स बनाना चाहता था। लेकिन जब रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि फिलहाल उनके पास कोई अदृश्य औषधि नहीं है, तो वो दुखी हो गया। क्योंकि दुखी विपिन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब वो अमीर है और भविष्य में उसे कई मौके मिलेंगे जब वो अपने अनोखे कप नूडल्स को बना सकेगा। जब वो अदृश्य औषधि नहीं खरीद पाया, तो उसने एक फिश खरीदी जिसे वो लंबे समय से नहीं खाया था। लेकिन उसने कोई साधारण फिश नहीं खरीदी, बल्कि ब्लू स्टार फिश खरीदी, जो E+ रैंक की फिश है। विपिन ने पहले कभी ये फिश नहीं खाई थी, लेकिन उसने कई लोगों से सुना था कि ये फिश बहुत स्वादिष्ट होती है। मछली की कीमत उसे 3,500 क्रेडिट पड़ी, लेकिन अब वो अमीर है, इसलिए वो इसे आराम से खरीद सका। विपिन किचन एरिया में आया और 15 सेंटीमीटर लंबी हल्के नीले रंग की मछली निकाली, जिसे उसने कुछ घंटे पहले बाजार से खरीदा था। लेकिन मछली निकालने के तुरंत बाद विपिन को एहसास हुआ कि एक गंभीर समस्या है। एक समस्या जिसे वो पिछले 2 सालों में भूल ही गया था, क्योंकि उसे किचन का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मैं मछली को कैसे पकाऊं? विपिन हैरान था। वो पूरी तरह से भूल गया था कि उसे खाना बनाना नहीं आता। लेकिन फिर उसे अचानक उन लोगों के सच्चे दोस्त की याद आ गई जो खाना बनाना नहीं जानते। विपिन ने अपने बिस्तर पर नजर डाली और वहां अपना मोबाइल फोन देखा। उसने मोबाइल उठाया और bachelorcooking.com सर्च किया, जो एक फेमस वेबसाइट है जहां बैचलर्स के लिए आसान रेसिपी मिलती है। वेबसाइट खोलने के बाद विपिन ने ब्लू स्टार फिश की रेसिपी खोजी और पाया कि इस फिश के लिए कई रेसिपी उपलब्ध थी। विपिन ने सुना था कि ग्रिल स्टार ब्लू फिश का स्वाद अच्छा होता है, इसलिए उसने ग्रिल स्टार फिश की एक रेसिपी चुनी। जल्द ही उसे एक आसान रेसिपी मिल गई जो उसे सरल लगी और उसने उसी को बनाने का फैसला किया। विपिन ने मछली को साफ किया और रेसिपी के मुताबिक उसे मैरिनेट किया। रेसिपी बहुत सरल थी और विपिन को लगा कि वो आसानी से स्वादिष्ट ग्रिल्ड फिश बना सकेगा। 2 घंटे की मेहनत के बाद विपिन ने आखिरकार खाना तैयार कर लिया। उसके छोटे से कमरे में मछली की खुशबू फैल गई और मछली को देखकर ही उसके मुंह में पानी आने लगा। खाना बनाने के बाद विपिन ने तुरंत खाना शुरू नहीं किया। पहले उसने bachelorcooking.com फिर से खोला और उसी रेसिपी को देखा। रेसिपी खोलने के बाद उसने उसे 5 में से 1 स्टार दिया। विपिन ने केवल 1 स्टार क्यों दिया, जबकि वो मछली देखकर लार टपका रहा था? कारण सीधा था। रेसिपी में कहा गया था कि इसे पकाने में केवल 30 मिनट लगेंगे, लेकिन विपिन को 2 घंटे लग गए। उसे ये धोखा लगा। वो ऐसी रेसिपी को अच्छा नहीं कह सकता था, इसलिए उसने इसे केवल 1 स्टार दिया। इसके बाद विपिन ने अपना फोन बिस्तर पर फेंक दिया और मचाई की प्लेट उठाई। उसने फिश की खुशबू ली और खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही उसने मछली का पहला टुकड़ा खाया, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। ये वाकई 3,500 क्रेडिट की मछली है। विपिन ने बुदबुदाते हुए धीरे धीरे मछली को खाने लगा। खाते खाते उसे एक नोटिफिकेशन मिला। कल सुबह 9 बजे एकेडमी के गेट पर मिलिए। विपिन ने मैसेज देखा और फिर से खाने में लग गया। अगले दिन नाश्ते के बाद विपिन ने अपने शैडो स्टोरेज को चेक किया कि उसने अपनी जरूरी चीजें स्टोरेज रिंग की बजाय शैडो स्टोरेज में रख दिया है कि नहीं। जब विपिन को यकीन हो गया कि वो कुछ नहीं भूला है, तो उसने घड़ी देखी और पाया कि 8:50 बज चुके थे। समय देखने के बाद वो अपने कमरे से बाहर निकला, दरवाजा बंद किया और एकेडमी के गेट की ओर चल पड़ा, जहां वाणी ने उसे मिलने के लिए कहा था। चैप्टर 72 10 साल में एक बार। इस बार जब एकेडमी के लोगों ने विपिन को देखा, तो उन्होंने हमेशा की तरह उसका मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि ज्यादातर लोग जानते थे कि विपिन ने अजीत को कितनी आसानी से हरा दिया था। हालांकि विपिन को इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। फिर भी उसे अच्छा लगा जब उसने देखा कि लोग अब उसके बारे में बकवास नहीं कर रहे हैं। विपिन जल्द ही एकेडमी से बाहर आया, लेकिन वाणी कहीं दिखाई नहीं दी। उसने अपना फोन निकाला और देखा कि अभी 1 मिनट बाकी था। मुझे मत बताओ कि वो भी उन लोगों में से है जो हमेशा ठीक समय पर पहुंचते हैं। न 1 सेकंड पहले, न 1 सेकंड बाद। विपिन ने सोचा
और अपना फोन रख दिया। 5 मिनट बीत गए। ठीक है, वो उन सही समय पर पहुंचने वाले लोगों में से नहीं है, विपिन ने बड़बड़ाया और उसे बुलाने का सोचा। लेकिन जैसे ही वो उसे कॉल करने वाला था, उसने एक गुलाबी लेम्बोर्गिनी कार को अपनी ओर आते देखा। जल्द ही गुलाबी रंग की लेम्बोर्गिनी उसके सामने रुकी और उसमें वाणी बैठी थी। देर से आने के लिए माफी, चलो चलते हैं, वाणी ने कहा और विपिन को अंदर बैठने का इशारा किया। विपिन ने कोई जवाब नहीं दिया और बस हैरान होकर कार को देखता रहा। विपिन ने मन ही मन वाणी को कोशा और कार के गुलाबी रंग को देखा, फिर मुस्कुराती हुई वाणी को। हेलो, तुम क्या सोच रहे हो? वाणी ने विपिन से पूछा जब उसने उससे कुछ नहीं कहा। विपिन ने खांसा और बोलते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे लगा कि तुम्हारी कार बहुत अनोखी है। बेशक, ये अनोखी है, पूरे शहर में इस रंग की कोई दूसरी कार नहीं है, वाणी ने गर्व से कहा। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में इस रंग की कोई और कार नहीं होगी। विपिन ने मन ही मन सोचा और यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई उसे नहीं देख रहा है, तो वो जल्दी से कार के अंदर बैठ गया। चलो चलते हैं, विपिन ने कहा जैसे ही वो अंदर बैठा। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे गुलाबी कार में बैठे हुए देखे। वाणी ने सोचा कि विपिन जल्दी में है क्योंकि वह थोड़ी देर से आई थी, इसलिए उसने सिर हिलाया और कार आगे बढ़ा दिया। अगर तुम्हें डंजन के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ लो, वाणी ने गाड़ी चलाते हुए कहा। मुझे कुछ सवाल है, विपिन ने जवाब दिया और पूछा। तुमने कहा था कि मुझे 20% शुल्क नहीं देना पड़ेगा, जो आमतौर पर लोगों को देना पड़ता है, लेकिन मैंने आइस वर्ल्ड डंजन के बारे में जानकारी जुटाई और पाया कि इसे सिल्वर नाइट गिल्ड द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो हमारे शहर का एक प्लैटिनम लेवल का गिल्ड है। क्या तुम्हें यकीन है कि मुझे कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा? चिंता मत करो, वाणी ने जवाब दिया, क्योंकि हम एक समझौते पर हैं, मैं इसका ध्यान रखूंगी। तुम्हें इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। गिल्ड के 4 लेवल होते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्डन और प्लैटिनम। यहां 6 बड़े हंटर एकेडमी की तरह ही 6 प्लैटिनम लेवल के गिल्ड भी हैं। ये प्लैटिनम लेवल के गिल्ड भी शहर में बाकी हंटर एकेडमी की तरह ही बने हुए हैं। उदाहरण के लिए एस्ट्रेड शहर में हंटर अकादमी और सिल्वर नाइट गिल्ड है। नेफ्लियम शहर में क्लियर स्काई एकेडमी और व्हाइट शार्क गिल्ड है, जो प्लैटिनम लेवल का गिल्ड है। इन 6 प्लैटिनम लेवल के गिल्ड के सभी गिल्ड मास्टर एस रैंक हंटर है। प्लैटिनम लेवल के गिल्ड और एकेडमिया एक ही शहर में स्थित है, क्योंकि ये 6 शहर मानव जाति के मुख्य शहर हैं। विपिन ने वाणी की बात सुनने के बाद सिर हिलाया और ये नहीं पूछा कि वो इसका ख्याल कैसे रखेगी। जब तक उसे भुगतान नहीं करना पड़ता, तब तक वो इससे खुश था। इसलिए उसने दूसरा सवाल पूछा। जब मैं आइस वर्ल्ड डंजन के बारे में जानकारी खोज रहा था, तो पता चला कि आपने जिस आइस हार्ट फ्लावर के बारे में बात की थी, वो आमतौर पर डंजन को साफ करने के लिए इनाम नहीं होता। क्या यह सच है? हाँ, वाणी ने सिर हिलाते हुए कहा। आइस हार्ट फ्लावर बहुत ही दुर्लभ है और इसे खिलने में 10 साल लगते हैं। आइस वर्ल्ड डंजन के अंदर एक आइस पॉन्ड है, जहां यह फूल हर 10 साल में एक बार खिलता है। आमतौर पर डंजन साफ करने पर आइस हार्ट फ्लावर नहीं मिलता, लेकिन जब फूल खिलता है तो आप डंजन साफ करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। आइस हार्ट फ्लावर 2 दिन पहले ही खिला है, इसलिए जब तक हम डंजन साफ कर लेते हैं, हमें यह फूल मिल जाएगा। लगता है यह फूल बहुत दुर्लभ है, विपिन ने सोचा और महसूस किया कि वाणी ने उसे धोखा दिया है। क्योंकि फूल बहुत दुर्लभ है, उसे लगा कि इसकी मदद के लिए 1 लाख से ज्यादा क्रेडिट मांगने चाहिए थे। फिर अचानक विपिन ने कुछ सोचा और पूछा, तुमने कहा कि यह फूल 2 दिन पहले खिला है? हाँ, वाणी ने सिर हिलाया और विपिन की उदास देखकर मुस्कुराई। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कोई और डंजन साफ कर देगा और फूल ले जाएगा। ओह, ऐसा क्यों? विपिन ने पूछा। उसे लगा कि शायद किसी ने पहले ही डंजन साफ कर दिया होगा और फूल ले लिया होगा। कोई भी फूल नहीं ले सकता, क्योंकि सिल्वर नाइट गिल्ड ने 10 दिन पहले ही आइस वर्ल्ड डंजन बंद कर दिया था और किसी को भी इसमें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो क्या आप यकीन है कि हम अंदर जा सकते हैं? चिंता मत करो, हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होगी, वाणी ने आत्मविश्वास से कहा। मुझे लगता है कि यही अमीर होने का फायदा है, विपिन ने सोचा और अपने कंधे उचका दिए। मेरे पास एक आखिरी सवाल है, विपिन ने कहा और कार के बाहर देखा। यह वास्तव में उस डंजन से संबंधित नहीं है जहां हम जा रहे हैं। विपिन ने वाणी की ओर देखा। क्या तुम मुझे आरोही टॉवर के बारे में बता सकती हो? चैप्टर 73 जानकारी। विपिन को रूल ब्रेकर का टाइटल मिला था, जिससे वो टावर ऑफ एसेंशन में एस रैंक में पहुंचने से पहले भी अंदर जा सकता था। विपिन को टावर ऑफ एसेंशन के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उसने सुना था कि जो इसे पार कर लेता है वो एस रैंक पा जाएगा और ऊंची दुनिया में पहुंच जाएगा। एकेडमी की लाइब्रेरी में इस बारे में बहुत कम जानकारी थी।
उसने इंटरनेट पर भी देखा, लेकिन वहां भी ज्यादा जानकारी नहीं मिली। कुछ बातें थी, जैसे कि टावर पार करने के बाद आपकी जाति भी बदल सकती है, लेकिन ज्यादा जानकारी न होने के कारण कुछ भी पता नहीं चला। विपिन टावर ऑफ एसेंशन के बारे में और भी जानना चाहता था, इसलिए उसने वाणी से पूछा। वो जानता था कि वाणी के पास इस बारे में कुछ जानकारी हो सकती है। टावर ऑफ एसेंशन? वाणी ने हैरानी से पूछा। क्या तुम भविष्य में इसे पार करने को सोच रहे हो? हाँ। क्या तुम जानते हो कि इसे पार के लिए क्या चाहिए? वाणी ने संदेह से पूछा। इसे पार करने से पहले मुझे एस रैंक तक पहुंचना होगा, विपिन ने शांति से जवाब दिया। वाणी ने देखा कि विपिन एस रैंक तक पहुंचने के बारे में इतनी शांति से बात कर रहा है, तो उसने सिर हिलाया। हाँ, टावर ऑफ एसेंशन को पार करने के लिए तुम्हें एस रैंक तक पहुंचना होगा। लेकिन क्या तुम जानते हो कि बहुत कम लोग इसे पार कर पाते हैं? बहुत कम लोग इसे क्यों पार करते हैं? विपिन ने पूछा। क्या तुमने एकेडमी की लाइब्रेरी में टावर ऑफ एसेंशन के बारे में जानकारी देखी थी? वाणी ने जवाब दिया। हाँ, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम आरोही टावर को पार करोगे तो अरोड़ा दुनिया छोड़कर एक ऊपरी दुनिया में पहुंच जाओगे। हाँ, मुझे पता है, विपिन ने सिर हिलाया। तुम अरोड़ा दुनिया छोड़कर एक ऊपरी दुनिया में जाओगे, जहां तुम्हारी शक्ति बहुत कम हो जाएगी, वाणी ने कहा और विपिन की ओर देखा। एस रैंक के हंटर, जो इस दुनिया में सबसे ताकतवर माने जाते हैं, ऊपरी दुनिया में बहुत कमजोर माने जाएंगे। क्या मुझे बताने की जरूरत है कि एस रैंक में पहुंचने के बाद क्यों बहुत कम लोग आरोही टावर को पार करने की कोशिश करते हैं? वाणी की बात सुनकर विपिन ने समझदारी से सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, मैं समझ सकता हूं। अरोड़ा दुनिया में एस रैंक सबसे अच्छा लेवल है। एस रैंक में पहुंचने के बाद आप अरोड़ा दुनिया में सब कुछ आसानी से पा सकते हैं। लेकिन ये एस रैंक के हंटर्स अगर टावर ऑफ एसेंशन को पार कर ऊपरी दुनिया में जाते हैं तो वे शक्ति में कम लेवल पर होंगे। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद वे एस रैंक में पहुंच पाए हैं और दुनिया के टॉप पर हैं। वे ऐसी जगह क्यों जाएंगे जहां वे सबसे कमजोर लेवल पर ही रह जाएं? अधिकतर एस रैंक के हंटर इसी कारण से टावर ऑफ एसेंशन को पार नहीं करते हैं, वाणी ने कहा और आगे कहा। अरोड़ा दुनिया में मानव जाति सबसे ऊपर है, लेकिन ऊपरी दुनिया में कई दूसरी जातियां हैं जो मनुष्यों से अधिक ताकतवर है। ऊपरी दुनिया में मानव जाति औसत लेवल पर है। वहां वैम्पायर, गोब्लिन, एल्फ, ड्रैगन और कई दूसरी शक्तिशाली जातियां हैं। विपिन ने यह सब सुनकर हैरान हो गया। उसे पहले से अंदाजा था कि ऊपरी दुनिया में कई जातियां हो सकती हैं, लेकिन वाणी की बताई गई जानकारी से वो हैरान था। वो ये भी जानना चाहता था कि वाणी को ये जानकारी कहां से मिली, क्योंकि उसे एकेडमी की लाइब्रेरी या इंटरनेट पर ऐसा कुछ नहीं मिला था। हालांकि विपिन काफी उत्सुक था, लेकिन उसने वाणी को बीच में नहीं रोका और सुनता रहा। तुम्हें पता होना चाहिए कि टावर ऑफ एसेंशन को पार करने के बाद तुम्हारी जाति नहीं, बल्कि तुम्हारा कोर भी विकसित हो सकता है। कोर का विकास? विपिन ने पूछा। वास्तव में यह कैसे होता है? मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है, वाणी ने कहा, लेकिन जैसा मुझे पता है, टावर को पार करने के बाद तुम्हारा कोर विकसित हो सकता है। जाति का विकास वास्तव में गलत जानकारी है। कोर कैसे विकसित होता है? विपिन ने फिर से पूछा, अपने हाल ही में विकसित कोर के बारे में सोचते हुए। मैं भी नहीं जानती, वाणी ने कहा और कंधे उचकाए। फिर भी क्या तुम टावर को पार करने जा रहे हो? वाणी ने विपिन से पूछा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वहां पहुंचने के बाद तुम साधारण व्यक्ति से भी कम हो सकते हो? बिल्कुल, मैं इसे पार करने जाऊंगा, विपिन ने आत्मविश्वास से कहा, बिना एक पल भी सोचे। वाणी इस जवाब को सुनकर हैरान रह गई और पूछा, क्या तुम्हें जो कुछ भी मैंने बताया उसे सुनकर डर नहीं लगा? विपिन ने मुस्कुराते हुए सोचा, डर? मेरे पास मेरा मोनार्च कोर है। टावर ऑफ एसेंशन पार करने के बाद मैं ऊपरी दुनिया में अपनी शक्ति के लेवल में नहीं रहूंगा। और अगर कोर विकसित सच है, तो क्या इसका मतलब है कि मेरे मोनार्च कोर के विकसित होने की संभावना है? मेरा मोनार्च कोर पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। अगर यह फिर से विकसित हो गया तो और क्या होगा? इसके अलावा मेरा प्राइम कोर भी हाल ही में विकसित हुआ है। इतने सारे लाभों के बावजूद अगर मैं टावर ऑफ एसेंशन को पार करने से डरता हूं, तो इसका मतलब है कि मुझे कहीं जाकर मर जाना चाहिए। विपिन को चुप देखकर वाणी ने भी और बातें नहीं की और गाड़ी चलाने पर ध्यान दिया। आइस वर्ल्ड डंजन एकेडमी से काफी दूर है और वहां पहुंचने में उन्हें 5 घंटे लगेंगे। विपिन को शहर में ठीक से घूमने का कभी मौका नहीं मिला, इसलिए वाणी से बात करने के बाद वो बाहर देखने लगा। वो जानना चाहता था कि वाणी को ऊपरी दुनिया के बारे में इतनी जानकारी कैसे मिली और ये जानकारी लाइब्रेरी में क्यों नहीं है। लेकिन उसने सोचा कि बेहतर होगा कि वो इस बारे में न पूछे। वाणी ने पहले ही कई ऐसी बातें बताई थी जो उसे नहीं पता थी।
और क्योंकि ये जानकारी लाइब्रेरी और इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है, ये साफ है कि इसका सोर्स साधारण नहीं हो सकता। चैप्टर 74, नीले रंग का पोर्टल। वो किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की समस्या में नहीं पड़ना चाहता था, जो अक्सर उन कहानी में दिखते थे जिन्हें विपिन अपने पिछले जीवन में पढ़ता था। जब विपिन कार से बाहर देख रहा था, उसने देखा कि कुछ लोग वाणी की कार को देखकर सिर हिला रहे थे और उनके चेहरे पर दया का भाव था। यह देखकर विपिन का चेहरा थोड़ा तमतमा गया और उसने बाहर देखना बंद कर दिया। क्योंकि उसके पास और कुछ करने को नहीं था, उसने अपना फोन निकाला और सुपर ज़ारियो नाम का गेम खेलना शुरू कर दिया। इस गेम में वह एक राजकुमारी को बचाने की कोशिश कर रहा था, जिसे राक्षस राजा ने अपने महल में कैद कर रखा था। वाणी ने विपिन की ओर देखा और उसे अजीब लगा कि वो बच्चों का खेल खेल रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और गाड़ी चलाने पर ध्यान दिया। 5 घंटे बाद वे अपने लक्ष्य पर पहुंचे। इन 5 घंटों में विपिन ने एक बड़ा रहस्य खोज लिया। सुपर ज़ारियो गेम में राजकुमारी को 3 बार राक्षस राजा से बचाने के बाद भी बार बार गायब हो जाती है। विपिन को ऐसा लगने लगा कि शायद उसे अपने महल का खाना नहीं, बल्कि राक्षस राजा के महल का खाना ज्यादा पसंद है। उसने अपने 5 घंटे यूं ही बर्बाद कर दिए। अचानक कार रुक गई और विपिन ने बाहर देखा। उसने एक बड़ा बंद दरवाजा और ऊंची दीवारें देखी, जिनके ऊपर 2 D-रैंक के हंटर पहरा दे रहे थे। जैसे ही उन गार्ड ने गुलाबी कार देखी, वे तुरंत दरवाजा खोलकर एक तरफ हट गए। वाणी ने कार चलाई और दरवाजे के अंदर प्रवेश किया। जब कार दरवाजे से अंदर गुजरी तो विपिन ने देखा कि दरवाजे के पीछे का इलाका, जो ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, 4 किलोमीटर वर्ग के आकार का था। उस इलाके में कुछ छोटे केबिन बने हुए थे, लेकिन जिस चीज ने विपिन का ध्यान खींचा वो था उस इलाके के सबसे दाहिने कोने में बना केबिन। उसके आसपास कोई और केबिन नहीं था और विपिन को उस केबिन से कुछ ऊर्जा के उतार चढ़ाव महसूस हो रहा था। उसे याद आया कि उसने कुछ समय पहले जिस शैडो किंगडम डंजन में जाकर देखा था, वहां से भी उसे इसी तरह की ऊर्जा का उतार चढ़ाव महसूस हुआ था। लेकिन इस केबिन से उसे जो ऊर्जा का उतार चढ़ाव महसूस हो रहा था, वो शैडो किंगडम डंजन के उतार चढ़ाव से कहीं अधिक से था। क्या पोर्टल उस केबिन के अंदर है? विपिन ने सोचा जब उसे ये ऊर्जा महसूस हुई। अपनी कार पार्क करने के बाद वाणी ने कहा, चलो चलते हैं। वे दोनों कार से उतर गए और वाणी उसे उस पोर्टल की ओर ले गई जहां से ऊर्जा के उतार चढ़ाव आ रहा था। डंजन का गेट उस केबिन के अंदर है? विपिन ने केबिन की ओर बढ़ते हुए पूछा। हाँ, वाणी ने सिर हिलाया। उन्होंने डंजन के चारों ओर ये केबिन क्यों बनाया? ये कोई साधारण केबिन नहीं है, वाणी ने कहा। उस केबिन में एक विशेष व्यवस्था है जो राक्षसों को रोक सकती है अगर डंजन से कुछ राक्षसों बाहर निकलने का प्रयास करते हैं तो। ये फॉर्मेशन बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन ये राक्षसों को कुछ समय के लिए रोक सकती है जब तक कि बैकअप ना आ जाए और उन्हें हराने में मदद न करे। और बाकी केबिन? वे साधारण केबिन है, क्योंकि डंजन के अंदर लोग घायल हो सकते हैं, इसलिए वे उन केबिनों में इलाज पा सकते हैं। ओह, विपिन ने सिर हिलाते हुए कहा और आगे कुछ नहीं पूछा। थोड़ी ही देर में वे केबिन के पास पहुंचे और विपिन ने देखा कि एक आदमी वहां कुर्सी पर बैठा हुआ था, जो लगभग 30 वर्ष के आसपास का लग रहा था। वाणी के सामने एक C-रैंक का हंटर बैठा हुआ था, जो बड़े ध्यान से सुपर ज़ारियो गेम खेल रहा था। उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। विपिन ने उस आदमी को बिना किसी भाव के देखा और कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ वाणी उस गेम के प्रति थोड़ी उत्सुक हो गई थी। उसे याद आया कि विपिन भी पहले यही गेम खेल रहा था। क्या ये गेम सच में इतना मजेदार है? वाणी ने सोचा, और जब उसने उस आदमी के चेहरे पर उत्साह देखा तो उसने सोचा कि डंजन का काम खत्म करने के बाद वो भी इसे खेलेगी। खांसी। वाणी ने उस आदमी का ध्यान आकर्षित करने के लिए खांसा, क्योंकि वो गेम में इतना डूबा हुआ था कि उसने वाणी और विपिन को देखा भी नहीं। उसने फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया। चिंता मत करो राजकुमारी, इस बार तुम्हें जरूर बचा लूंगा, उस आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा, और उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। विपिन उसे यह बताना चाहता था कि राजकुमारी वास्तव में राक्षस राजा की पत्नी है, और अगर वो उसे बचा भी लेगा तो वो फिर से राक्षस राजा के पास चली जाएगी। लेकिन उसके गंभीर चेहरे को देखकर कुछ कह नहीं पाया। लगता है कि तुम इस गेम को बहुत एंजॉय कर रहे हो, राजकुमार अमर, इस बार वाणी ने जोर से कहा। हाँ, गेम है, जेरी जो गेम खेल रहा था। उसने बीच में ही अपना मुंह बंद कर लिया और जल्दी से ऊपर देखा। मिस वाणी। अमर ने जल्दी से अपना फोन बंद किया और अजीब तरीके से खड़ा हो गया। गेम खत्म। क्योंकि अमर ने बिना गेम रोके ही फोन रख दिया था, इसलिए ज़ारियो की हार हो गई
और गेम खत्म हो गया। गेम की आवाज सुनते ही अमर का चेहरा बिगड़ गया और माहौल उसके लिए और भी अजीब हो गया। क्या हम अब जा सकते हैं? वाणी ने पूछा, जो और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, जबकि अमर खुद को अंदर ही अंदर कोस रहा था। कृपया आगे बढ़िए। जब अमर ने देखा कि वाणी ने पहले जो हुआ उसके बारे में बात नहीं की तो उसकी आंखें चमक उठीं और वो वाणी को रास्ता देते हुए एक तरफ हट गया। चलो, वाणी ने विपिन से कहा और केबिन के अंदर चली गई। विपिन फिर से चौंक गया जब गार्ड ने बिना कुछ जांचे उन्हें अंदर जाने दिया, लेकिन वो फिर भी वाणी के पीछे पीछे केबिन में चला गया। जब विपिन अंदर पहुंचा तो उसने 3 मीटर ऊंचा और 2 मीटर चौड़ा नीले रंग का पोर्टल देखा। चलो अंदर चलते हैं, वाणी ने कहा और पोर्टल के अंदर अपना कदम रखा। विपिन ने पोर्टल को देखा और फिर वाणी के पीछे पीछे अंदर चला गया। चैप्टर 75 बर्फ के तेंदुए। पोर्टल में प्रवेश करने के बाद विपिन को ऐसा लगा जैसे उसके आसपास का वातावरण धुंधला हो गया हो। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने तेज सफेद रोशनी चमकने लगी। तेज रोशनी की वजह से विपिन को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे ठंडी हवा का एहसास हुआ जो उसके शरीर में सिहरन पैदा कर रहा था। विपिन ने आंखें खोली और अपने सामने एक सफेद दुनिया देखी। क्या मैं अंटार्कटिका में हूं? विपिन ने हर जगह बर्फ देखकर बुदबुदाया। अंटार्कटिका क्या है? विपिन ने वाणी की आवाज सुनी और देखा कि वो उसके बगल में खड़ी थी। कुछ नहीं, तो हमें इस मंजिल को साफ करने के लिए क्या करना होगा? मुझे यहां बर्फ के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, विपिन ने वाणी से पूछा, क्योंकि उसे सिर्फ बर्फ ही नजर आ रही थी। क्या तुम वहां बर्फ की फौशन देख सकते हो? वाणी ने उनके सामने इशारा करते हुए पूछा। विपिन ने देखा और ध्यान से देखने पर उसे एक पिरामिड जैसी बर्फ की संरचना दिखी। क्या हमें इस मंजिल को साफ करने के लिए वहां तक पहुंचना है? विपिन ने पिरामिड की ओर इशारा करते हुए पूछा। हां, वाणी ने उत्तर दिया। यह मुश्किल नहीं लग रहा, विपिन ने बड़बड़ाया। विपिन के अनुमान के अनुसार पिरामिड उनसे लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। हालांकि बर्फ से ढकी इस दुनिया में दूरी का अनुमान लगाना मुश्किल था। हमें रास्ते में कई राक्षसों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम सही हो, यह मंजिल इतनी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि यह सिर्फ पहली मंजिल है। इस डंजन में कुल 10 मंजिलें हैं और जैसे जैसे हम ऊपर की मंजिलों पर पहुंचेंगे तो ये और कठिन हो जाएगा। जैसे ही विपिन आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ, उसने वाणी की आवाज सुनी और चेहरे पर हल्की चिंता के साथ उसकी ओर देखा। क्या बात है? मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गई थी कि डंजन को साफ करने के बाद हमें आइस हार्ट फ्लावर मिलेगा। यह कोई साधारण इनाम नहीं है। डंजन की कठिनाई बहुत अधिक होगी और हमें कई और राक्षसों से सामना करना पड़ेगा। अगर यही सब है तो ठीक है। वाणी की बात सुनकर विपिन के चेहरे की शिकन गायब हो गई और उसने सहजता से कहा, यह ठीक है? वाणी ने चकित होकर पूछा, यह कैसे ठीक है? विपिन ने जवाब नहीं दिया और पिरामिड की ओर चलने लगा। अगर और राक्षस है तो मुझे क्यों शिकायत होगी? मेरे लिए जितने ज्यादा होंगे उतना ही अच्छा होगा। मुझे अपने मोनार्च कोर को सी रैंक तक ले जाने के लिए कई सी रैंक कोर की जरूरत है और ये एकदम सही मौका है। ये एक 10 मंजिल वाला सी प्लस रैंक की डंजन है। विपिन को पता था कि वे पहली से चौथी मंजिल तक सी रैंक के राक्षसों का सामना करेंगे। 5वीं मंजिल पर उन्हें सी प्लस रैंक के राक्षसों का सामना करना पड़ेगा, जो कि साधारण सी प्लस रैंक के राक्षसों से अधिक शक्तिशाली होंगे, क्योंकि वो डंजन के बॉस राक्षस होंगे। फिर 6ठी से 9वीं मंजिल तक वे सी प्लस रैंक के राक्षसों का सामना करेंगे और 10वीं मंजिल पर उन्हें डंजन के दूसरे बॉस राक्षस का सामना करना पड़ेगा, जो कि सी प्लस रैंक का राक्षस होगा, लेकिन साधारण सी प्लस रैंक के राक्षसों से अधिक शक्तिशाली होंगे। विपिन काफी उत्साहित था, क्योंकि उसे 6ठी से 9वीं मंजिल तक सी प्लस रैंक के कोर इकट्ठा करने का मौका मिलेगा। यदि वो सी प्लस रैंक के कोर का उपयोग करता है तो उसे अपने मोनार्च कोर को विकसित करने के लिए और कम कोर की जरूरत होगी। पहले विपिन ने गलती की थी जब उसने सोचा था कि अपने मोनार्च कोर को विकसित करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। फिर उसने सोचा कि साधारण लोगों को अपने डी रैंक प्राइम कोर को सी रैंक में विकसित करने के लिए लगभग 85 रैंक कोर की आवश्यकता होती है, और इसलिए उसने सोचा कि उसके मोनार्च कोर को विकसित करने के लिए उसे 2 गुना अधिक कोर की जरूरत होगी। लेकिन वो पूरी तरह से भूल गया था कि दूसरे लोग उसकी तरह कोर से 100% ऊर्जा सोख नहीं सकते। वे कोर से केवल 30% ऊर्जा ही सोख सकते हैं, या अगर उनके पास कोर टाइप से संबंधित स्किल हो तो वे 50% ऊर्जा सोख सकते हैं। साधारण लोग जो लगभग 85 रैंक कोर का उपयोग करके
अपने प्राइम कोर को डी रैंक से सी रैंक तक बढ़ा सकते हैं। भले ही वे केवल 30% ऊर्जा सोख सकें, लेकिन जो 100% ऊर्जा सोख सकता है उसे सी रैंक तक पहुंचने के लिए 100 से अधिक कोर की आवश्यकता होगी। जब विपिन को इस बात का एहसास हुआ तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन मोनार्च कोर मुझे जो शक्ति दे रहा है वो इतनी ऊर्जा के लायक है, विपिन ने सोचा और डंजन पर ध्यान केंद्रित किया। बर्फ पर चलना मुश्किल था, इसलिए विपिन और वाणी ने बर्फ से प्रभावित न होने के लिए अपने पैरों के चारों ओर माना शक्ति का उपयोग किया। 5 मिनट चलने के बाद उन्होंने कुछ महसूस किया और रुक गए। ग्रर ग्रर। अचानक उन्होंने 2 सफेद आकृतियां अपनी ओर आती देखी। बर्फ के तेंदुए, वाणी ने बड़बड़ाया जब उसने 2 मीटर लंबे और 3 मीटर ऊंचे सफेद तेंदुए को गहरी पीली आंखों के साथ अपनी ओर आते देखा। बर्फ के तेंदुओं से लड़ते समय सावधान रहो, हालांकि वे सिर्फ सी रैंक के राक्षस हैं। उनकी गाती बहुत ज्यादा है, वाणी ने विपिन से कहा। वैसे मैं आपसे एक सवाल पूछना भूल गया, विपिन ने वाणी की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। क्या? हमें जो कोर मिलेंगे उन्हें हम कैसे बांटेंगे? विपिन ने गंभीर आवाज में पूछा। विपिन की गंभीर आवाज सुनकर उसका चेहरा थोड़ा चिढ़ गया, लेकिन उसने कहा, तुम राक्षसों के सारे कोर रख सकते हो जिन्हें आपने खुद ही मारे हो, और क्योंकि मैं डंजन को साफ करने के बाद आइस हार्ट फ्लावर लूंगी, इसलिए मैं तुम्हें मेरे द्वारा इकट्ठा किए गए कोर का 50% दूंगी। क्या यह तुम्हारे लिए ठीक है? वाणी की बात सुनकर विपिन के होंठ मुस्कुराए और उसने सिर हिलाया। चलो जल्दी से उनका मारते हैं ताकि हम इस मंजिल को साफ कर सकें, वाणी ने कहा और आगे बढ़ने लगी। लेकिन उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और वो रुक गई। जब वे बर्फ के तेंदुओं से सिर्फ 20 मीटर दूर थे, तभी उनकी परछाइयों से 2 काली बुलेट निकली और तेंदुओं के सीने में घुस गई, जिससे उनके दिल तुरंत नष्ट हो गए। वाणी ने चौंक कर देखा, क्योंकि वे दोनों बर्फ के तेंदुए पहले ही बेजान होकर बर्फ पर गिर गए थे। ये क्या बकवास था? हालांकि उसने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। मुझे विश्वास है कि मुझे कोई कोर मिलेगा, वाणी ने विपिन को बड़बड़ाते हुए सुना और हैरान आंखों से उसकी ओर देखा।